अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है ई वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, यानी ईएमएफ ऑफ सेल को कैलकुलेट करने के लिए, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी कैलकुलेट करने में ये यूज़ होता है। लेकिन इसका ख़ास बात ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम अभी तक जो भी पोटेंशियल कैलकुलेट करते हुए आए थे वो किस पर कर रहे थे, वो हम लोग कर रहे थे कैलकुलेट स्टैंडर्ड कंडीशन पर। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कि जो टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन होना चाहिए था, प्रेशर जो है हमारा क्या हो रहा था 1 बार या ATM, और कंसंट्रेशन 1 m। इन कंडीशंस पर हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे उनको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन रहे। तो ऐसे केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक फेमस इक्वेशन जिसका नाम होता है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है जो कि कैसा रिएक्शन कर रहा है, कुछ इस तरह का कर रहा है। Mn+ इलेक्ट्रॉन से जुड़े और M बना। अगर हम इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन कर रहा होता है। ठीक है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। देखिए हमने क्या पढ़ा ना कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ये निगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस तरह से कर सकते हैं, या अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में है तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो हम उसको निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल कर सकते हैं। तो हम मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही IUPAC कन्वेंशन में मेन होता है, तो उसीलिए हम सिर्फ रिडक्शन से ही बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम चाहें तो दोनों को कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिडक्शन का रिएक्शन हो गया, जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो नर्व्स इक्वेशन, इस इक्वेशन पर, इस रिएक्शन पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलता है कि E Mn+ M इज इक्वल्स टू E0 Mn+ M माइनस RT/NF log M/Mn+, ये हमको मिल जाता है। ठीक है, ये है हमारा नर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें कुछ वैल्यूज़ पर्टिकुलर गिवन है जिसको हम लोग देख लेते हैं ताकि हमको कोई डाउट न रह जाए। ये हमारा क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल बोलिए, या यही चीज़ हमारी क्या होती है IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन पर। ठीक है ना, किसी भी कंडीशन पर। E0 जो है हमारा, ये क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो कि हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि हमको कहाँ से मिलेगी, जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से। यहाँ पर R जो है हमारा, ये क्या है, ये हमारा गैस कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा गैस कांस्टेंट है। T जो है टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे हम रिएक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए 290 केल्विन पे कर रहे हैं, 390 केल्विन पे कर रहे हैं, मतलब जो भी XYZ टेम्परेचर हम ले रहे हैं वो टेम्परेचर यहाँ पर N क्या है, N जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। जैसे कि एग्जांपल ले तो हमारे पास Zn2+ जो है क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जिंक बनता है। तो N की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, 2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं रिडक्शन में, इसी को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। और F जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम लोग को पता है ऑलरेडी, जो कि क्या होती है 96500 कूलम्स। ठीक है ना, चार्ज होता है। ठीक है, और ये होता है हमारा नर्स्ट इक्वेशन किसी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें बहुत सारे कांस्टेंट भी गिवन हैं, जैसे कि R कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है। तो अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लॉग को ही सॉल्व करें ताकि ईजी कर सकें, हम उसको ना सॉल्व उसमें ला सकें, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E Mn+ M इज इक्वल्स टू E0 यानी स्टैंडर्ड वाला Mn+ M माइनस 2.303 RT/NF log 10 बेस में लाने के लिए इस तरह से करते हैं। M मेटल है तो उसका जो कंसंट्रेशन होगा हमेशा 1 रहेगा, 1 ये हो जाएगा क्या, Mn+, यानी कि एक्वस फॉर्म में जो सोल्यूशन फॉर्म में जो आ रहा है उसमें क्या कंसंट्रेशन गिवन है उसको। तो ये हमारा हो जाता है नर्स्ट इक्वेशन, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, क्या कैलकुलेट करेंगे हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंडीशन पर इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है। हम इसको चाहें तो और इजी भी कर सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, क्योंकि यहाँ पर R की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और F की वैल्यू हमारे पास पता है 96500 कूलम, ठीक है। तो हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यही सेम इक्वेशन फॉर ईज़ ऑफ कैलकुलेशन ओनली, मतलब कैलकुलेट करने में आसानी हो इसलिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं -2.303, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे 303, R की वैल्यू मल्टीप्लाइड 8.314, टेम्परेचर अपॉन N, F की वैल्यू 96500, तो log बेस 10 1/mn+। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमको एक्यूरेटली मिल जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली E0 mn+m -0.0591/n log बेस 10 1/mn+। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए अगर कहीं कंडीशन न दी हो तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर भी यहाँ पर हम क्या रख लेंगे 298 केल्विन रख लेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टेम्परेचर 298 हो, तो हमको ये वाला फार्मूला जो ये है ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। मोस्टली जो है इसी से सॉल्व होता है क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन होते हैं इसी से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हम नर्स इक्वेशन का इस्तेमाल करके क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है कि तो यहाँ तो सिर्फ एक का निकला ना, तो दोनों का कैसे निकलेगा। तो दोनों का अगर हमको निकालना हो तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है E0 कैथोड, सॉरी अभी इस केस में हम स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो हम डायरेक्ट करेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ से हम EMF ऑफ सेल को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार इस फार्मूले का इस्तेमाल करके ई कैथोड निकाल लें, एक बार ई एनोड निकाल लें, दोनों को माइनस कर दें तो हमको सेल मिल जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है कि अगर हम इस इक्वेशन को किसी सेल पे अप्लाई करें तो क्या होगा। मतलब ये कि अगर हम इस इक्वेशन को किसी एक कोई सेल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं एक कंसीडर ए सेल, ठीक है, कंसीडर ए सेल। तो सेल कंसीडर करें तो उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास वो ये रिएक्शन है, ठीक है। नंबर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो जहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम नर्स इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो अब हमको क्या मिलेगा, ई सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस RT/NF log x की पावर x स्मॉल x और y की पावर स्मॉल y अपॉन, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन जैसे हम इक्विलिब्रियम में लगाते हैं उस तरह से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, b स्मॉल b। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हमको सेल का वो पोटेंशियल निकालना हो तब, तो हम नर्स इक्वेशन को कुछ इस तरह से पुट करेंगे, ठीक है। हम चाहें तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, हम चाहें तो सेपरेटली इलेक्ट्रोड्स का कैलकुलेट कर लें, सेपरेटेड करके दोनों इलेक्ट्रोड का यानी कैथोड का अलग एनोड का अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर नहीं है, सवाल में E0 ऑफ सेल गिवन है, कोई क्वेश्चन है जिसमें E0 ऑफ सेल गिवन है तो उसमें हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर E0 ऑफ सेल नहीं गिवन है तो हम इलेक्ट्रोड का अलग अलग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल ले, अगर हम डैनियल सेल का, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डैनियल सेल जो कि NCERT में बार बार मेंशन करता है। तो अगर हम डैनियल सेल का एग्जांपल ले रहे हैं तो हमारे पास डैनियल सेल कुछ इस तरह की होती है, Zn सॉल्ट ब्रिज Cu2 + Cu, ठीक है, इस तरह से होती है। तो अगर हम इसको अप्लाई करें नर्स इक्वेशन पे तो हमको मिलेगा क्या, Cu2 + पहले Cu, कैथोड की बात हो रही है तो यहाँ पर E0 ऑफ Cu2 + Cu माइनस RT/2F, यहाँ पे n की वैल्यू 2 क्योंकि जिंक और कॉपर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो log 1/Cu2 का कंसनट्रेशन, ठीक है। जिंक का कैलकुलेट करना हो तो Zn2 + Zn इज इक्वल्स टू E0 Zn2 + Zn माइनस RT/2F log 1/Cu2 सॉरी यहाँ पर तो अभी हमने क्या लेना है, जिंक लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, जिंक, तो 1/Zn2 ठीक है। इस तरह से ये हमारा कैथोड का पोटेंशियल हो गया और ये हमारा किसका हो गया, एनोड का पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा दोनों का इंडिविजुअल। और अगर मान लेते हैं कि हमको डैनियल सेल में E0 सेल दिया हुआ हो,
इन केस अगर ई नॉट सेल दिया हुआ हो फॉर डैनियल सेल, तो हम इसी इक्वेशन को कुछ ऐसे करेंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस आर टी अपॉन 2f लॉग Zn2 प्लस यानी अपॉन Cu2 प्लस। इस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा डैनियल सेल के लिए नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है। इसमें ये जो मेथड इस्तेमाल होता है कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। यहाँ पर ई कैथोड की वैल्यू मिली हुई है, यहाँ पर ई एनोड की वैल्यू मिली है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक्सपुट करते हैं तो हमको यही सेम इक्वेशन आ जाएगा। तो इसलिए हमने डायरेक्ट इस तरह से इस्तेमाल कर लेते, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। डैनियल सेल के लिए अगर हम रिएक्शन लिखें तो हमारे पास क्या होता है, Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu, यही रिएक्शन होता है सेल का। ज़रा ध्यान से देखिए तो ये जो है हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्या है, प्रोडक्ट है, और ये हमारा रिएक्टेंट फॉर्म में आ रहा है, ठीक। इसकी कंसंट्रेशन 1 ले लेते हैं, इसकी कंसंट्रेशन 1 ले लेते हैं, तो इनके पुट करने का कोई मतलब नहीं। तो ज़रा ध्यान से देखिए तो ऊपर की तरफ प्रोडक्ट है, नीचे की तरफ क्या है, रिएक्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग नर्स्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ईज़िली हम लोग किसी भी चीज़ का ई सेल या किसी कपल का, रेडॉक्स कपल का हम ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे नर्स्ड इक्वेशन से रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक्स को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।